हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आपकी फिजिक्स को आसान बनाने के लिए। और आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जी हाँ, कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन को ही आगे बढ़ाते हैं और कंस्ट्रेंट मोशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट डिफाइन होता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता क्या है, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, किस लिए हम उसे पढ़ते हैं, क्या उसके प्रैक्टिकल यूजेस हैं। हमने देखा कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से हम लोग जो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है जब हम एफबीडीज बनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वेरिएबल ज्यादा होते हैं, इक्वेशन कम होती है, तो वो एक्स्ट्रा इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन के रिलेशंस की। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट से हम वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन, ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन, ये फाइंड आउट कर सकते हैं इन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में बेसिकली क्या होता है कि जो मोशन होता है वो स्ट्रिंग के थ्रू रिस्ट्रिक्टेड होता है, कंस्ट्रेंट होता है। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। कंस्ट्रेंट यानी कि रिस्ट्रिक्शन होना, लिमिटेशंस होना, बंधन होना, किसी तरह का बाउंडेशन होना। तो मोशन जो है स्ट्रिंग के थ्रू, जो ब्लॉक कनेक्टेड है उनके मोशन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। तो उन्हीं मोशन का रिलेशन हम पता करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू, यानी कि उनकी वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होगा, उनके एक्सेलरेशंस में क्या रिलेशन होगा। तो ये सब हम चीज ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन ये सब हमने डिस्कस किया था जहां पर जो स्ट्रिंग्स हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। और वहां पर हमने एक एक्सेप्शन की भी बात की थी, जो हमने देखा था कि जो वेलोसिटीज में रिलेशन है और जो एक्सेलरेशन में रिलेशन है, जो ब्लॉक्स के बीच में आ रहे हैं, वो सेम आ रहे थे। जैसे कि वेलोसिटीज दो ब्लॉक्स की में जो रिलेशन है, सपोज इट इज v2 इज इक्वल टू 2v1, तो एक्सेलरेशन में रिलेशन भी a2 इज इक्वल टू 2a1, इस तरह का कुछ आ रहा था। लेकिन हमने वहां एक्सेप्शन देखा था कि एक्सेप्शन क्या है कि अगर पुलिस जो है, अगर स्ट्रिंग्स जो है वो पैरेलल हैं तो ही अप्लाई होगा, अगर पैरेलल नहीं है, उनके बीच कोई एंगल है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर एंगल कांस्टेंट है तो अप्लाई हो सकता है, बट एंगल वेरिएबल है तो अप्लाई नहीं होगा। तो उसी एक्सेप्शन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि वो एक्सेप्शन क्या है, और जब पुलिस पैरेलल नहीं होगी तो किस तरह से हम उस सिचुएशन से डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, एक दूसरा ब्लॉक है 3m मास का, और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है और ये स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है एंगल थीटा। तो एक चीज यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये जो एग्जांपल है हमारा, ये उस चीज को बिल्कुल फॉलो नहीं करता जहां स्ट्रिंग्स पैरेलल है। जैसे देखें कि ये दोनों स्ट्रिंग्स तो पैरेलल हैं, लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग है ये पैरेलल नहीं है, ये इसके साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। तो इट इज नॉट पैरेलल टू द अदर स्ट्रिंग्स एज वेल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते। पहले तो हम क्या करते थे कि शॉर्ट ट्रिक लगा लिया था। क्या शॉर्ट ट्रिक था कि हम टेंशन देख लेते थे सीधा, कि टेंशन कितना है, उस टेंशन के हिसाब से इनके बीच में रिलेशन आ जाता था कि अगर टेंशन डबल है तो जो वेलोसिटी है वो उसका हाफ हो जाएगा। जो रिलेशन टेंशन का था उसका रेसिप्रोकल रिलेशन वेलोसिटीज का और एक्सेलरेशन का था, और जो वेलोसिटीज का रिलेशन था वही एक्सेलरेशन का रिलेशन आ रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला। तो यहां क्या होगा, तो चलिए वापस से हम वही चीज करते हैं जो अभी तक कर रहे थे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में। हम मान लिए कि ये स्ट्रिंग का लेंथ L1 है, ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का L2 मान लिए, और यहां से यहां तक का हम मान लिए L3। अच्छा, सिर्फ यहां पर L1 L2 L3 मानने से काम नहीं चलेगा, हमें ब्लॉक्स का वेलोसिटीज भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पर ये वाला जो ब्लॉक है M ब्लॉक, ये ऑब्वियसली नीचे आएगा, अंडर द ग्रेविटी ये मूव करेगा। तो लेट्स से इसका वेलोसिटी है v1, ये इसका वेलोसिटी हमने मान लिया v1। ठीक है, अब ये जो दूसरा ब्लॉक है इसका वेलोसिटी हम किस डायरेक्शन में माने, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब आप अपने आप से सॉल्व करेंगे तो आपको चमकने वाला है कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। सो प्लीज फोकस, और जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर वेलोसिटीज जनरली क्या होता है कि हम स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ले लेते हैं, ऐसा ले लिया v2, और यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती अच्छी, स्टूडेंट मिस्टेक करता ही है, वो ये वेलोसिटी ले लेता है। हमें ये वेलोसिटी नहीं लेनी है इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों नहीं करना है, क्या इसका रीजन है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो नोट क्या है, वो नोट है कि उसी लाइन के अलोंग हमें वेलोसिटी या एक्सेलरेशन अज्यूम करना है जिस लाइन में एक्चुअली में, या जिस डायरेक्शन में एक्चुअली में ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है। इस बात का क्या मतलब है, ये वो नोट है बेटा जो हम मार्जिन में स्टार लगा लगा करके नहीं लिखते, अलग अलग हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, अलग अलग कलर के मार्कर से लिखते हैं, तो ये वही वाला नोट है, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि ये
दिखता नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी बारीक सी बात है, लेकिन यही कई बार बहुत बड़ा जो है डैमेज कर जाती है, आपको बहुत सारे मार्क्स का लॉस हो जाता है। तो क्या बात हम कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये आइडिया लगाना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसका हमें वेलोसिटी मानना है या एक्सेलरेशन मानना है, सिर्फ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में नहीं, वेज कंस्ट्रेंट हो या और भी किसी तरह का मोशन हो, वहां पर आपको अगर खुद से अज्यूम करना है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो वही डायरेक्शन अज्यूम करें जिस डायरेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली वो ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है। अगर आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता तो एटलीस्ट आप कम से कम ये तो ध्यान रखें कि किस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, और अगर प्लेन में मूव कर रहा है तो किस प्लेन में मूव करेगा, जितना हो सके उतना ज्यादा आइडिया लगाए। तो हमें तो ये तो क्लियर पता है कि इसी लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये उड़ के चला जाएगा हवा में, ये नहीं होने वाला, या जमीन के अंदर चला जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि उड़ने वाली पॉसिबिलिटी तो है कि भाई ये नीचे आ जाए, ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन वो कंडीशन जो है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। कंडीशन इस जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बोला रहेगा कि इट मूव्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा, यानी या तो पीछे जाएगा या आगे जाएगा, सो ऑब्वियसली आगे जाने वाला है, तो इसका वेलोसिटी हमें इस डायरेक्शन में मानना है, ये v2। यहां मान लिए तो आप एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों रॉन्ग हो जाएंगे, वो भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि उसका भी क्या रीजन है कि वो बिल्कुल रॉन्ग किस तरह से हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि वो भी सही हो सकता है क्योंकि हम उसका कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो क्यों सही नहीं होगा ये अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पर मेन वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, तो इस डायरेक्शन में आपने लेनी है, ठीक हो गया। अब हमारा वही कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट, कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है टोटल, ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है, तो इसका टोटल लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ जो है कांस्टेंट होने वाला है, तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ क्या होगा, यहाँ से कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन dl1/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और इससे पिछला वाला वीडियो स्ट्रिंग कांस्टेंट का नहीं देखा है, वो प्लीज पहले जाकर उसे देखें, ताकि आपको अच्छे से चमके कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। सो प्लीज गो थ्रू दैट, ओके। सो यहाँ पर हमने इनका रेट ऑफ चेंज लेना है। अब L1 का रेट ऑफ चेंज देखें, ये वाला एंड तो फिक्स है, इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पर ब्लॉक का वेलोसिटी v1 है, तो इस पुली का भी वेलोसिटी v1 होगा, यानी v1 से नीचे आ रही है, तो ये वाला एंड फिक्स है, और ये वाला एंड नीचे आ रहा है v1 से, यानी कि इसमें इंक्रीज हो रहा है, L1 में इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, v1 से, तो प्लस v1 यहाँ आ गया। L2 की बात करें तो L2 में ये वाला पुली फिक्स है, तो ये वाला एंड का वेलोसिटी 0 लेंगे, और दूसरा वाला एंड नीचे आ रहा है v1 से, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लस v1 आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर चलें L3 का ये वाला एंड देखें, इधर वाला पुली जो है ये फिक्स है, इधर वाला एंड का वेलोसिटी 0, और ये वाला एंड जो है ये इधर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा जब भी रेट ऑफ चेंज लिखना है, L1 L2 L3 कोई सी भी स्ट्रिंग का लेंथ हो, तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा कौन सी वेलोसिटीज लेनी है, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटीज लेनी है, स्ट्रिंग के अलोंग वाली वेलोसिटीज ही आपको हमेशा लेनी है, उसके अलावा और कोई सी भी वेलोसिटीज नहीं लेनी है। तो ये v2 इस डायरेक्शन में था, तो इसके कंपोनेंट करेंगे, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है v2 का वो क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में यानी कि स्ट्रिंग के अलोंग ये आ जाएगा v2 कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा विच इज v2 साइन थीटा। तो ये तो यूजलेस है अभी हमारे लिए, हमारे काम का है v2 कॉस थीटा। अब जैसा मैंने बताया था, अगर आप v2 मानते स्ट्रिंग के अलोंग, तो इसका फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लेते v2 cos थीटा, जो कि इस डायरेक्शन में आता। तो मुझे ये बात बताइए कि मेन वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो मेन वेलोसिटी कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट, जैसे कि अगर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के कंपोनेंट मतलब कि क्या हो गया, उसका बैक कवर हो गया, उसका सिम कार्ड हो गया, उसके अंदर का बैटरी हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं। तो क्या कंपोनेंट्स कभी भी मेन ऑब्जेक्ट से बड़े हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो इसीलिए यहाँ पर मेन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आएगी, तो उसका कंपोनेंट जो है v2 cos थीटा उससे छोटा ही होगा। तो अगर आप ऑलरेडी v2 अलोंग द स्ट्रिंग मान लेंगे, तो फिर उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, यानी कि जो मेन वेलोसिटी है वो छोटी आ जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में एक्चुअली में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी माननी है, ये ध्यान रखें, ये आपको हमेशा ही करना है। तो यहाँ पर v2 cos थीटा ये आ गया। तो अब देखें यहाँ पर अब क्या सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पर अब ये वाला एंड फिक्स है, और इधर से v2 cos थीटा से ये आगे आ रहा है, यानी v2 cos थीटा से ये आगे जाएगा, ये वाला एंड। इसका मतलब क्या होगा कि ये लेंथ डिक्रीज होगी, तो किस रेट से डिक्रीज होगी, माइनस v2 cos थीटा से इज इक्वल टू 0। तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, 2v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा।
ये हमारा वेलोसिटीज का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब वेलोसिटीज का तो रिलेशन आ गया, लेकिन हमें चाहिए रिलेशन किस में, हमें चाहिए रिलेशन एक्सेलरेशंस में भी। ठीक है, तो वेलोसिटीज का तो रिलेशन आ गया, अब एक्सेलरेशन का रिलेशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन में रिलेशन के लिए यहाँ पर वेलोसिटीज का जो रिलेशन था वो क्या था, 2v1 इजिकल टू v2 cos थीटा। तो यहाँ पर 2v1 इजिकल टू v2 cos थीटा। अब इसमें क्या करना है हमें, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, नो इश्यू। तो ये 2 dv1 बाय dt इजिकल टू, अब यहां पर एक चीज आपको फोकस करने वाली है कि यहां पर डिफरेंशिएशन आप ऐसे ना कर दें कि यहां पर dv2 बाय dt और ये आ गया cos थीटा, और यहां से आ गया 2a1 इजिकल टू a2 cos थीटा। तो लो साहब ये रिलेशन आ गया आपका, और ये रिलेशन वही है जो वेलोसिटीज का रिलेशन आया था 2v1 इजिकल टू v2 cos थीटा। तो सर आप तो बोल रहे थे कि रिलेशन जो है सेम आएगा, सेम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल है, तो ये सेम कैसे आ रहा है। तो बच्चों दिक्कत ये है कि ये वाली प्रॉब्लम जो है जब भी पहली बार मैंने किसी को भी पढ़ाया तो यही दिक्कत आती है। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं या आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है वीडियो पे, इसमें बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की भी बात नहीं है, अगर आपने वीडियो में ध्यान दिया है, लेक्चर में आपका फोकस है, तो आपने ये मिस्टेक पकड़ लिया होगा। ठीक है, और आई होप कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो है जवाब दें इस बात का कि क्या मिस्टेक यहाँ पर हुई है, कि ये सेम कैसे आ गया, जबकि हमने तो एक्सेप्शन की बात करी थी कि अगर स्ट्रिंग पैरेलल नहीं है तो सेम नहीं आना चाहिए। तो मिस्टेक यहाँ बहुत छोटी सी हुई है। वो मिस्टेक क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स की, कि यहाँ पर ये जो थीटा है ये कांस्टेंट नहीं है, इसे भी डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप इसको कांस्टेंट ले लिए एज इट इज, इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए कि जैसे जैसे ये v2 जो है आगे बढ़ेगा तो ये स्ट्रिंग ऐसे होता जाएगा, ये नीचे आएगा और ये स्ट्रिंग यहां आएगा। अब ये स्ट्रिंग यहां आएगा तो ये एंगल जो है पहले से कम होगा कि बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा। हियर थीटा वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, हियर थीटा इज नॉट कांस्टेंट, थीटा इज नॉट कांस्टेंट, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ये चीज आपको चमकना चाहिए। तो थीटा कांस्टेंट नहीं है, तो अब आप अगर पिछले वीडियो में जाकर के वो नोट देखेंगे तो आपको क्लियरली चमकेगा। उसमें हमने क्या बात करी थी, हमने यही कहा था कि अगर स्ट्रिंग्स पैरेलल हैं तो वो तो तब तो रिलेशन वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का सेम आ जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन पैरेलल नहीं है तो सेम नहीं आएगा। लेकिन पैरेलल नहीं होने के बाद भी अगर आपका थीटा कांस्टेंट होता है तब सेम आ सकता है। तो अगर ये चीज यहां से पूरी क्लियर हो गई, देखिए अगर मैं थीटा कांस्टेंट ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, dv2 बाई dt इंटू कॉस थीटा, यानी कि 2a1 इजिकल टू a2 कॉस थीटा। सेम रिलेशन जो वेलोसिटी में आया वही आ गया था। ठीक, लेकिन यहाँ थीटा कांस्टेंट नहीं है तो सेम नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी वाले मेथड से डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक बार v2 को डिफरेंशिएट करें, dv2 बाय dt cos थीटा एज इट इज, प्लस अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t और v2 एज इट इज। तो यहाँ पर 2 dv1 बाय dt इज इक्वल टू dv2 बाय dt इंटू कॉस थीटा प्लस v2 को एज इट इज ले लिया, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस और ये साइन थीटा। अभी भी यहां तक अगर करके किसी ने छोड़ दिया तो भी प्रॉब्लम है। मैथमेटिक्स का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं मैं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी ये भी आएगा एक एक्स्ट्रा टर्म। ठीक है, तो यहां से देखें आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन 2a1, यहां पर a2 कॉस थीटा माइनस v2 साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी। तो अब देखें आप, ये तो आपका था यहां से, ये हमारा आया था यहां से, ये वेलोसिटीज का रिलेशन, ओके, और ये आया हमारा एक्सेलरेशंस का रिलेशन। तो पहली बात तो ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज नॉट सेम एज द रिलेशन बिटवीन देयर वेलोसिटीज। तो दोनों सेम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या यहां से हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। हमारा टारगेट क्या था कि हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिले, और वो एक्स्ट्रा इक्वेशन किसकी हो, वो हो रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस की। ठीक है,
अच्छा, अब यहां से वेलोसिटीज के बीच में अगर क्वेश्चन में रिलेशन पूछा जाता है तो हम निकाल सकते हैं 2v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा। हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है कि हमें ये थीटा एंगल दे दे कि किस एंगल पर आप वेलोसिटी का रिलेशन पूछ रहे हैं साहब, 30 डिग्री पर पूछ रहे हैं, 60 पर पूछ रहे हैं, 37 और वॉट एवर, तो वो वैल्यू दे दें, हम लिख देंगे, रिलेशन आ जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन एक्सेलरेशन का अगर रिलेशन निकालना हो तो थीटा का वैल्यू भी अगर गिवन हो रख देंगे, यहां भी रख देंगे, लेकिन डी थीटा बाय डी टी कौन देगा हमें? डी थीटा बाय डी टी तो कैलकुलेट करना पॉसिबल तो है, लेकिन मैथमेटिकली ये एक डिजास्टर होगा हमारे लिए, क्योंकि हमको 1 घंटा तो यही सॉल्व करने में लग जाएगा कि डी थीटा बाय डी टी आया कहां से। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है और 11th-12th की हम बात कर रहे हैं, 11th की बात कर रहे हैं, इतना मैथमेटिक्स हमने पढ़ा नहीं होता तब तक कि हम ये कैलकुलेट कर पाए, और इस तरह के क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स में भी शायद ना पूछे जाते हो। तो किस रेट से ये थीटा चेंज हो रहा है वो हमें पता लगाना है, यानी कि इसका किसी एक सर्टेन पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी तो बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वहां पर मेथड हो जाएगा, जो है प्रोसेस हो जाएगा, तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं, वैसे पॉसिबल है, कोई आके अब समझदारी नहीं दिखाने लगना कि सर ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, आई नो दैट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर, जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट वाली जो बात चल रही है 11 के पर्सपेक्टिव में, 11 के सिलेबस में, जेई के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में, उस एस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं। तो ये डी थीटा बाई डी टी हम कैलकुलेट उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होने वाला है, तो फिर यहां पर हमारे पास एक नया चीज आता है, एक नई चीज हमें देखने को मिलती है, जो शायद आप लोगों ने कई मर्तबा नोटिस नहीं किया होगा। जैसा मैंने कहा आपको कि मैं इस जो हमारा चैनल है, इस चैनल में मैं आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीक बातें बताऊंगा जो कि जो एवरेज बच्चा होता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो स्टूडेंट का माइंड कमजोर है या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, नहीं, दे आर एब्सोल्युटली फाइन, वो बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन सबका सीखने का तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग अलग चीजों को देखने का, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर कोई उस तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पाता काफी छोटी छोटी चीजों को, जो कि कई टीचर अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा ये समझ गया होगा। तो बस उन्हीं चीजों पर मेरा फोकस रहता है, इसीलिए मैं इस तरह की छोटी छोटी टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप, बाकी चीजें तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन ये जो चीजें हैं ये कोई बुक आपको पॉइंट करके या बिल्कुल एम्फसाइज करके नहीं बताएगा, या और कहीं जगह मोस्टली आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए मैं इन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बाकी सब चीजों पे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, या इन्हीं टॉपिक को आप देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा पढ़ाने का भी, कि किस तरह से वो टॉपिक पढ़ाए गए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दोज वीडियोस और दोज लेक्चर्स और दोज टीचर्स आर नॉट गुड और दे आर नॉट गिविंग यू गुड कंटेंट, दे आर गिविंग यू गुड कंटेंट, बट क्या वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आपको देखना है कि हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिस हो जाती है और हम सीधे ही आगे चल जाते हैं। सपोज आपको ऐड करना नहीं आता और आप सीधे डिवाइड करना सीख रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो पहले आप ऐड करना सीख लेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीख लेंगे, तो आपको डिवीजन करना भी काफी आसान हो जाएगा। तो बस वही बात मैं करने वाला था। तो खैर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूं वो आ रहा है एक और नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको कॉन्सेप्ट ना कहें, ये क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए यहां पर हमको क्वेश्चन किस तरह का देखने को मिलेगा, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द सिस्टम हैज बीन रिलीज। तो सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो हम देखते ही रहते हैं। आप तो ये बताओ कि वो जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वो आएगा कैसे, ये इक्वेशन थोड़ी ना लिख करके आएंगे हम एग्जाम में, इस तरह का थोड़ी ना रिलेशन आता है, ऐसे तो आंसर ही नहीं होते। ऑप्शन में तो होता है a1 इज इक्वल टू 2a2, 2a2 इज इक्वल टू 3a1, समथिंग लाइक दैट। तो वहीं पर आ रहे हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ, दिस जस्ट आफ्टर। तो ये जस्ट आफ्टर क्या बताता है बेटा, ये जस्ट आफ्टर आपको बता रहा है कि ये जस्ट आफ्टर असल में क्या है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसका आप सिंपल मीनिंग ना निकालें, ठीक है, जो इंग्लिश का मतलब होता है वो ना निकालें, इसका इस फिजिक्स में स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जस्ट आफ्टर आपको 3-4 जगह देखने को मिलता है, ठीक है, आगे अलग अलग वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको मैं यहाँ पर एक्नॉलेज भी करवाऊंगा कि मैंने इसके बारे में पहले बात की हुई है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर जो है यहाँ पर जो आ रहा है, तो ये क्या आपको बता रहा है, जस्ट आफ्टर का मतलब ये होता है कि जैसे ही हमने ये सिस्टम को रिलीज किया, हमारा सिस्टम क्या था, ये वाला सिस्टम था, ब्लॉक वाला सिस्टम, तो जैसे ही इसको रिलीज किया, अभी ये यहाँ है, ये वाला ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है, अभी जैसे ही इसको रिलीज किया तो ये इधर आने लगेगा और ये आगे बढ़ने लगेगा, ऐसा, ये, ठीक है, ये
तो जैसे ही मैंने रिलीज किया तो मुझे इनको मूव भी नहीं करने देना, जैसे ही मैंने रिलीज किया उस मोमेंट पर क्या रिलेशन होगा। अब इसको आप ऐसे समझे कि जैसे ही मैंने सिस्टम रिलीज किया और मैंने उस टाइम पे फोटो खींच लिया, उसका फोटो क्लिक कर लिया और दिस इज द फोटो, यानी कि इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे ये फोटो लिया गया है, जिस मोमेंट पे दिस स्नैप हैज बीन क्लिक, दिस स्नैप हैज बीन टेकन, दिस फोटोग्राफ हैज बीन टेकन, उस मोमेंट पर क्या रिलेशन होगा वो मुझे पता लगाना है। अब इसको आप कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें, ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कभी ना भूलेंगे, कभी ना मिस्टेक होगी। तो जस्ट आफ्टर दैट, यानी कि मैं एक मोमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट आफ्टर एक ही मोमेंट होता है, जैसे ही मैंने रिलीज किया वो जस्ट आफ्टर है, उसके बाद जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगे फिर वो जस्ट आफ्टर नहीं रहा, फिर तो वो आफ्टर दैट हो गया, ठीक है ना। कुछ सेकंड गुजर गए, कुछ मोमेंट गुजर गए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इवन सेकंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट। तो जिस मोमेंट पे रिलीज किया मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिलीज करते ही उसी मोमेंट पे क्या रिलेशन है, दैट्स व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो जब मैंने उस मोमेंट का स्नैप ले लिया, फोटोग्राफ ले लिया, और सपोज करें कि ये जो फोटोग्राफ है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहा है जस्ट आफ्टर वाला, उसमें जो डायग्राम होगा वो उसी जस्ट आफ्टर का है, ऐसा ज्यूम कर लें आप। तो ये डायग्राम वही है, जैसे मैंने स्नैप लिया ये वो स्नैप है। तो अब इस स्नैप में वो मोमेंट तो कैप्चर हो गया ना, अब मैं उसी मोमेंट की बात कर रहा हूं, मैं उसके बाद की बात नहीं कर रहा, उसके पहले की भी बात नहीं कर रहा, उस मोमेंट की। तो उस मोमेंट में ये एंगल कितना है, थीटा है, और उस पर्टिकुलर मोमेंट में ये थीटा क्या होगा, ये थीटा उस पर्टिकुलर मोमेंट में कांस्टेंट होगा। और अगर ये थीटा कांस्टेंट है, सो एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट थीटा इज कांस्टेंट। उस मोमेंट में तो कांस्टेंट है, उसी मोमेंट की हम बात कर रहे हैं। और इफ थीटा इज कांस्टेंट देन डी थीटा बाई डी टी इज व्हाट, इट इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा भाई, जीरो होगा, उसमें चेंज नहीं होगा तो कैसा रेट ऑफ चेंज, तो ये जीरो। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डी थीटा बाई डी टी जीरो। और ये रिलेशन यहां से क्या निकल करके आ जाएगा आपका, ये रिलेशन फिर से आ जाएगा 2a1 इज इक्वल टू a2 cos थीटा, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो यहां से हमारा रिलेशन क्या आ गया, 2a1 इज इक्वल टू a2 cos थीटा। और ये वही रिलेशन है जो वेलोसिटी में आया था, 2v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा। ये रिलेशन हमारा क्या आया था, वेलोसिटी में भी आया था, 2v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा। तो अब यहां से एक चीज ध्यान रख लें आप कि जब भी क्वेश्चन में जस्ट आफ्टर दिखे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो वेलोसिटी का रिलेशन था वही का वही एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। तो जो एक्सेप्शन था वो यहाँ कवर अप हो गया। समझ में आ रही है आपको बात, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक चीज है। मतलब ये चीज मैंने आपसे एटलीस्ट यहाँ पर कुछ मिनट्स तक डिस्कस करी है, लेकिन जब हम क्लासरूम्स में ये लेक्चर डिस्कस करते हैं तो ये क्वेश्चन में कुछ सेकंड्स में ही गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता है कि ये जस्ट आफ्टर का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जस्ट आफ्टर में आपका ये जो थीटा है वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। और उसके लिए उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटीज का रिलेशन जो होगा वही एक्सेलरेशंस का रिलेशन आ जाएगा। जो एक्सेप्शन था हमारा कि वहां पर थीटा जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट यहां पर भी हमने कर दिया, कांस्टेंट तो था नहीं, लेकिन जब ये आ गया टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में जस्ट आफ्टर, तो उस मोमेंट के लिए वो कांस्टेंट हो गया और सेम रिलेशन आ गया। तो सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाती है, जो जो हमने अभी तक डिस्कस किया, जो नोट्स भी हमने बात करी थी कि कहां कहां पर जो है ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, कहां नहीं करेगा, तो उस सबका सॉलिड प्रूफ भी हमें मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें फिर से स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करनी है, हमें यहाँ पर वेलोसिटीज में रिलेशन निकालना है, दोनों ब्लॉक दिए हुए हैं और इनकी वेलोसिटीज में रिलेशन निकालना, और कब निकालना है, क्वेश्चन में अब दिया हो या ना दिया हो, आप ये मानकर ही चलें कि जस्ट आफ्टर की बात कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा तो हमको सॉल्व करना ही नहीं है फिर, ठीक है। जब तक ये ऑप्शन में ना दिया हो कि भाई सेम है या डिफरेंट है रिलेशन, उस तरह की बात नहीं करिए। तो फिजिक्स में क्या होता है, स्पेशली जो हमारे एग्जाम से नीट और जेईई में, कुछ चीजों का आपको आइडिया भी लगाना होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का हम वीडियो एक करें, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से रीड करना होता है, क्योंकि कई बार आपको बहुत सारी चीजें आती है फिर भी क्वेश्चन हम वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन के माने क्या है वही नहीं समझ पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपके पास एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उससे, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर, तो यहाँ इसी मोमेंट पर, जो मोमेंट दिया हुआ है, इसी मोमेंट पर इनकी वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन निकालना है। और वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन कौन निकाल के देता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मान लिया कि ये हमारा स्ट्रिंग L1 लेंथ है, ये वाला स्ट्रिंग L2 लेंथ है, ठीक है।
और ये वेलोसिटीज हो गए। अब जब भी हमको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट निकालना होता है तो पहला काम मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटीज का आपको क्या करना होता है, वेलोसिटीज माननी होती है, या वेलोसिटीज ऑलरेडी दी है, मानते किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्चुअली में मूव कर रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी माननी होती है। और वेलोसिटीज के आपको कंपोनेंट कर लेने होते हैं। कौन सा कंपोनेंट लेना होता है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग होती है, यानी कि स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लेना होता है। तो ये वी ए था यहां पर, तो वी ए के कंपोनेंट हम करेंगे तो इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये आएगा वी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट आएगा वी ए कॉस थीटा, दूसरा इधर आएगा साइन थीटा वाला, उससे मुझे काम है नहीं, मुझे इसी से काम है, ठीक है। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमें पता है कि L1 प्लस L2 जो है ये कांस्टेंट होगा। अच्छा, जब सॉल्व करेंगे तो बार बार आपको ये सब नहीं लिखना, L1 प्लस L2 कांस्टेंट, ठीक है, dl1/dt प्लस dl2/dt इज इक्वल टू 0, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। आपको सीधा अब जो स्टेप मैं लिखने वाला हूँ सीधा वो लिखना है। अब L1 का रेट ऑफ चेंज देखें, ये पुली फिक्स है, इसका वेलोसिटी 0, दूसरा वाला जा रहा है नीचे VB से, तो यानी कि वेलोसिटी प्लस में आएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दूर जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर आ जाएं, अब ये वाला पुली फिक्स है तो इस एंड का कोई वेलोसिटी हमें लेना नहीं है, और ये वाला एंड इधर आ रहा है वी ए कॉस थीटा से, यानी इसके पास जा रहा है, यानी कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि ये अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस को कम कर रहा है, तो माइनस वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो वी बी इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से, वी ए कॉस थीटा। और इसी मोमेंट पे इनके एक्सेलरेशन का रिलेशन भी अगर देखा जाएगा तो सेम टू सेम आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए कॉस थीटा, इसी मोमेंट पर, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी मोमेंट पे बात करेंगे तो सेम नहीं रहेगा, वो वेरी करता रहेगा और डिपेंड करेगा किस रेट से एंगल थीटा वेरी कर रहा है, ओके। तो ये चीज हो गई यहाँ से, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो अब इनकी वेलोसिटी मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी भी v, और इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना, v डैश, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक हो गया। अच्छा, इसका v डैश है, इस पुली का भी क्या होगा ऊपर की तरफ, इस पुली का भी v डैश होगा, क्योंकि ये भी पुली भी उसी के साथ में मूव कर रही है ना, या ये पुली के साथ मूव कर रहा है, कुछ भी कह लें, तो जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगी पुली, वो भी ब्लॉक भी उसी से मूव करेगा, ठीक है। और इनका लेंथ जो है वो अज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, ये हो गया L4, ठीक है। L1 L2 L3 L4 ये हम बोल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इनका डिफरेंशिएशन L1 डैश L2 डैश L3 डैश L4 डैश इज इक्वल टू 0। डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसको आइडिया नहीं हो, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, ओके। सिंगल डिफरेंशिएशन इसका किया हमने विद रेस्पेक्ट टू टाइम किया है, इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ये हमने पहले से करते आ रहे हैं। अब L1 को देखें तो ये वाला पुली फिक्स है, इसका वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। ये वाला एंड का, नीचे वाला एंड ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, वो V से नीचे जा रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, तो प्लस V आ जाएगा, ठीक। L2 की बात करें, अब L2 का ये वाला एंड जो है ये पुली फिक्स है, इस वाले एंड का वेलोसिटी क्या लिया जाएगा, 0, क्योंकि ये फिक्स पुली के थ्रू जा रहा है, तो ये वाला 0। और ये वाला जो एंड है, ठीक है, अब इसके लिए कौन सी वेलोसिटी आएगी, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसके लिए v डैश आएगा, नहीं, v डैश का कंपोनेंट आएगा, क्या कंपोनेंट आएगा, v डैश कॉस थीटा, क्योंकि v डैश कॉस थीटा लिया जाएगा, और v डैश कॉस थीटा से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये माइनस में आएगा, क्योंकि v डैश कॉस थीटा से आप देख सकते हैं इसके पास जा रहा है, लेंथ कम होगा, तो ये माइनस v डैश कॉस थीटा। L3 के लिए बात करें तो L3 के लिए क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर भी फिर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ये v डैश कॉस थीटा है तो इसे क्या ले लेते हैं, v डैश साइन थीटा, नहीं लेना है। कॉस थीटा और साइन थीटा कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपको किसने कहा है कि ये थीटा और थीटा इक्वल है, ये तो नहीं कहा ना, और इक्वल होना इक्वल तो है, आई मीन ये थीटा और थीटा 45 के इक्वल है, ऐसा तो नहीं कहा है किसी ने यहाँ पर, ठीक है। अगर 45 होते तो 90 होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, इसका भी इसके अलोंग वही कंपोनेंट लेना है जो जो इतना जितना यहाँ पर आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर भी v डैश कॉस थीटा, और आना भी चाहिए, सिमेट्री है ना, जब सब कुछ ही सेम है, लेंथ सेम है, वहां एंगल सेम है, सब कुछ सेम है, तो सिमेट्री होना चाहिए, और 90 हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी सेम ही आ जाने वाला है ना, क्योंकि बिकॉज v डैश साइन 45 और v डैश कॉस 45 दोनों सेम होगा, साइन 45 कॉस 45 सेम ही होता है, तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर ये भी
पास जा रहा है माइनस आएगा, क्योंकि सिमेट्री है तो सेम ही आना चाहिए जैसा वहां आया। ठीक है, अब L4 की बात करें तो L4 बिल्कुल L1 जैसा है, नीचे आ रहा है बढ़ रहा है, प्लस वी आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ये v और ये v ऐड हो गया, तो 2v इज इक्वल टू 2v डैश कॉस थीटा। तो यहां से v इज इक्वल टू v डैश कॉस थीटा, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहाँ पे v इज इक्वल टू v डैश कॉस थीटा आ गया था। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें हम, dv बाई डी टी इज इक्वल टू dv डैश अपॉन डी टी और कॉस थीटा। अच्छा, ये थीटा मैंने कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट क्यों मान लिया मैंने, जस्ट आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट की वजह से। अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया था, जस्ट आफ्टर कॉन्सेप्ट की वजह से इसको कांस्टेंट मान लिया, अदरवाइज तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता, क्योंकि ये भी तो वेरी करेगा। जैसे ही ये वाले दोनों ऑब्जेक्ट नीचे आएंगे और ये बीच वाला ऊपर आएगा, थीटा एंगल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन क्या आ गया, a इज इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा। तो ये आपका वो फोर्थ इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया, जो आपको इस सिस्टम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो यहां से सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं वेलोसिटीज का, और जो वेलोसिटीज का रिलेशन आया वही आपके एक्सेलरेशन का भी रिलेशन यहां से होने वाला है। ओके, तो अब यहां पर यहीं तक हम लोग रखते हैं। यहां पर स्ट्रिंग कांस्टेंट के मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो है हम लोग वेज कांस्टेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगला वीडियो में आपके लिए वेज कांस्टेंट लेकर के आऊंगा, जो हम कांस्टेंट मोशन का सीरीज कर रहे हैं पूरा। इसमें हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं छोटे छोटे बेसिक किसके देख रहे हैं, हम स्ट्रिंग कांस्टेंट के देख चुके हैं, अब वेज कांस्टेंट के देखेंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट का ये दूसरा वीडियो था, और अब हम वेज कांस्टेंट का जो है अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तो आई होप आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, सब कुछ चमक रहा है अच्छे से। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि हम लोग जो है कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा भी आप लोगों के कोई सजेशंस हो तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, उस पर भी हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए, और जो टॉपिक्स हैं उनसे अलग हटके कुछ और अगर आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय के बारे में बात करें जो कि आपको हेल्प कर सकता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में, या उनको आपको उसके पाथ को इजी करने में, तो हम उसके लिए यहाँ पर आपके लिए बैठे हुए हैं। आपका ही अपना चैनल है, तो इसको सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें हमारे लिए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जितने लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं आपके जान पहचान के, जिनको जरूरत है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की, तो प्लीज उनको भी बताएं, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे और सबकी हेल्प कर पाए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, और अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं फिर। और आप लोग रेगुलरली आइए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुड बाय, जय हिंद।